Hello everyone, welcome to 12th Commerce OC lecture. Currently we are into chapter number 2, that is functions of management. Friends, already we have completed with planning, organizing, staffing and directing part. Today we are going to start with page number 25 and that is coordination. So let us start. Open your textbook. Check page number 25. We will start with meaning part. What is coordinating? Coordination between different functions and all levels of employee is the essence of organizational success. एसेंस बताए मतलब मेन किसी भी चीज का सार है ना, मेन इंपॉर्टेंट थिंग जब बताना होता है तो उसे कहते हैं एसेंस। और यहाँ पर एसेंस किसे कहा गया है? कोऑर्डिनेशन को। जब आप कोई स्मॉल एक्टिविटी करते हो तो मैनेजमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी रोज घर में अगर भोजन बनाती है ना, कुकिंग स्किल शी माइट बी हैविंग गुड, तो घर के लिए भोजन बनाना मतलब कितने लोगों का काम होगा? अकेले वो बना सकती है, मे बी जो फैमिली मेंबर्स होंगे दैट कैन बी 6 to 10 इन बिटवीन ऑन एन एवरेज। और उनके लिए खाना बनाना तो मम्मी किसी के हेल्प के साथ में वो काम डेली करती है और एक हैबिट बन गया है। बट अचानक 50 और 100 इतना काउंट एक साथ आ जाए, इन द सेंस कोई पार्टी रखी है या कोई आयोजन ऐसा किया गया है, कोई प्रोग्राम रखा हुआ है एंड वी हैव इनवाइटेड अप्रोक्सीमेट मेंबर्स फ्रॉम 50 to 100 और उनके लिए अगर हमें डिनर का इंतजाम करना है या लंच का इंतजाम करना है तो वहां पर एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतने लोगों का फूड को प्रिपेयर करने का हैबिट होता नहीं। तो जब भी हमको एक ग्रैंड लेवल पे जाना होता है वहां पर आपका प्रोफेशनलिज्म प्लस कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अकेले व्यक्ति की बस की बात नहीं है। उसमें लगभग आपको 3 से 4 लोग लगेंगे। अब इन 3-4 लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम फेल हो सकता है। सेम वे टेक एनी स्पोर्ट्स, आपने कई बार देखा होगा, जैसे टेबल टेनिस हो उसके अंदर आपने देखा होगा ड्यूल प्लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं? ड्यूल प्लेयर का जब आप गेम देखते हैं, टेबल टेनिस के जो पर्टिकुलर एक ग्राउंड होता है और बीच में नेट लगा हुआ है और यहाँ पर जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो 2 कैंडिडेट हैं। आपने ऐसे गेम्स देखे होंगे, ठीक है ना। जैसे लिएंडर पेस और महेश भूपति है ना, पेस भूपति की जोड़ी थी। इस तरीके से 2 प्लेयर यहाँ पर, 2 प्लेयर वहां पर। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है कि ये जो बॉल को ये यहाँ पर टच करेंगे तो किसके पास वो बॉल जा रहा है? तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कौन बॉल को हिट करेगा। अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ा तो हम उस बॉल को मिस कर जाएंगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। क्या मीनिंग होता है? समन्वय, या एकदम सिंपल भाषा में हम बात करें तो हम उसे कह सकते हैं तालमेल। तालमेल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब आप क्रिएट कर रहे हो तो वो सिंगल पर्सन का काम नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन आवर टोटल स्टाफ, वर्कर्स, कोवर्कर्स एंड अपर लेवल मैनेजमेंट। मतलब पूरा का पूरा जो हायरार्की है उनके बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। आप देखेंगे हमारे हायरार्की में जो मिडिल लेवल होता है उसमें वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं।
क्या होते हैं? वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स में मैं कई बार बताता हूं कि उसमें हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट, देन यू कैन हैव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, then you have advertisement department, then you have finance department and various other departments. Suppose यहाँ पर जो sales department है उन्होंने planning की that from this year onwards or for this year we will increase our sales by 20%. सेल्स को हम कितने से इंक्रीज करेंगे? 20%। बराबर है। अब इन्होंने जो प्लानिंग की है ये अकेले ही प्लानिंग करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, इनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स में इंक्रीज होगा तो हमें प्रोडक्शन में भी तो 20% इंक्रीज करना पड़ेगा, आया ना? और अगर प्रोडक्शन में 20% का आप इंक्रीमेंट चाहते हो तो आपको रॉ मटेरियल भी तो ज्यादा परचेस करना पड़ेगा, तो आपका जो स्टॉक है वो आएगा कहां से? फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब फाइनेंस भी आपको 20% से इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इन सबके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सेल्स वालों ने बहुत मेहनत किया, एडवर्टीजमेंट वालों ने बहुत एडवर्टीजमेंट किया और जिसकी वजह से ना ऑर्डर्स आने लगे, ऑर्डर्स बढ़ गए, लेकिन प्रोडक्ट्स रेडी नहीं है, गुड्स रेडी नहीं है, तो सप्लाई होगा क्या? नहीं। एंड ड्यू टू द गैप बिटवीन ऑर्डर एंड सप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा सेल्स का सिर्फ ऑर्डर ही रह जाएगा ऑन पेपर, बट उसकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर नाराज होकर के नेक्स्ट टाइम से हमें ऑर्डर ही ना दे। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो इन सबके बीच में क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर तालमेल होना चाहिए। ठीक है? इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी। डिफरेंट एक्टिविटीज को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, विच इज एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो, ताकि फ्लो कैसा हो जाए? स्मूथ हो जाए और कोई डबल वर्क ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो कि एक ही काम दो अलग व्यक्ति बार बार कर रहे हैं। It establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goal. तो इसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भाईचारा बढ़ता है, हार्मनी डेवलप होती है और हम ऑर्गेनाइजेशन को गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 ब्रांचेस ओवर हियर, वन इन घाटकोपर, वन इन एट भांडुप। ठीक है? अब क्या होता है, जो भी कोई फैकल्टी है, पर्सन है जो ट्रैवल करता है फ्रॉम घाटकोपर टू भांडुप या भांडुप टू घाटकोपर, तो जाने आने के पहले वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि सर आपका कोई मैसेज है या आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कुछ चीजें हैं जो मुझे शिफ्ट करनी है क्या, तो टेल मी, मैं जा रहा हूं, मैं वहां पर प्लेस कर दूंगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन ऐसा सोचे कि नहीं दिस इज नॉट माई जॉब, मेरा काम तो था मैंने कर लिया, अब मैं क्यों पूछूं, क्यों कोऑर्डिनेट करूं, तो उसका फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, है ना? सपोज कोई नोट्स है, कोई पर्टिकुलर लेटर है जो पहुंचाना है, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग थ्रू अ पर्सन फिर हमें कुरियर करना पड़ेगा, तो कुरियर का चार्जेस पे करो। इससे अच्छा कोई पर्सन वहां पर जा रहा है तो मेक अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, तो इससे वर्क इजी हो जाएगा, कम कॉस्ट में हो जाएगा, टाइम, एफर्ट एंड मनी ये तीनों आप सेव कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन of various activities and functions of the organization is known as coordination. In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. बहुत सारे लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। Their work is closely linked with each other. उनका काम एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग क्रिकेट का एग्जांपल ले लें या हम फुटबॉल का एग्जांपल ले लें, हॉकी का एग्जांपल ले लें, तो हर एक व्यक्ति का काम दूसरे से कनेक्टेड है। एक ने गड़बड़ की तो दूसरे के ऊपर इंपैक्ट आएगा। बॉलर कितना भी अच्छा बॉलिंग करे लेकिन किसी ने वहां पर कैच छोड़ दिया तो उसका विकेट रह गया।
है कि नहीं? किसी ने प्रॉपर फील्डिंग नहीं की तो 2-3 रन ज्यादा चले जाएंगे, उसका एवरेज खराब हो जाएगा। तो सबका वर्क कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि बॉलर का ही सबका सब क्रेडिट होता है। बॉलर के पीछे विकेट कीपर भी मेहनत कर रहे हैं, बॉलर के पीछे जो फील्डर है वो भी मेहनत कर रहा है कि नहीं? तो उसके विकेट में सबका योगदान है, और मेन गोल क्या है? हमें विकेट लेना है, हमें मैच जीतना है। तो ऐसे केस में सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जहां पर कोऑर्डिनेशन फेल हुआ वहां पर हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। Therefore, it becomes necessary to bring together the group effort and harmonize them carefully. तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ग्रुप एफर्ट के ऊपर एम्फोसिस करें। देखो कई बार होता है ना कि टीम का जो कैप्टन है उसका जब सिलेक्शन होता है तो हमको लगता है कि ये बंदा है ना बहुत अच्छा कैप्टन बन सकता है, मतलब पब्लिक को ऐसा लगता है, लेकिन कैप्टन बन जाता है कोई और। क्यों? क्योंकि जो टीम डेवलप कर रहा है उसे पता होता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका सबके साथ जमता है, जो सबको लीड कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कैप्टन नहीं बन सकता कि कुछ लोग टीम में उसको नापसंद करते हो और वो कुछ लोगों को लेकर के आगे बढ़ता है, क्योंकि टीम स्पिरिट कैसा होता है? सबको मिलकर के, सबको जोड़ करके चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रुप एफर्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप एफर्ट। और ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. जब तक आप एफर्ट नहीं लेते हो कोऑर्डिनेशन को अचीव करने का, तब तक आपके सबके बीच में हार्मनी डेवलप नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं होगा। मतलब ये कोई ऑटोमेटिक एफर्ट नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए एफर्ट लेना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज the integration and synchronization of the efforts of a group so as to provide unity of action for organizational goals. तो जो एकता के साथ काम करते हैं, जो वर्क को इंटीग्रेट करते हैं, सिंक्रोनाइज करके काम करते हैं, तब जाकर के कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। इट इज अ हिडन फोर्स। कैसा फोर्स है? हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जो भी पोस्ट को अब हम देखते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना, इन सबको जोड़ने वाला जो हिडन फोर्स है वो क्या है? वो है कोऑर्डिनेशन। इसके लिए फर्स्ट लाइन में यही बोला गया, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन सबसे पहले है मैकफार्लैंड। मैकफार्लैंड ने यहां पर डिफाइन किया है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस whereby an executive develops an orderly pattern। देखिए जब आप डेफिनेशन बाय हार्ट करते हैं ना, आप इसको क्या कीजिए? ब्रेक कर दीजिए। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, ये फर्स्ट आपका ब्रेकेज होगा, देन whereby an executive develops an orderly pattern of group effort of group effort among his subordinates and secures unity of actions in the pursuit of common purpose। ठीक है ना? तो क्या बताया? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप, जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करने वाला है, या जब जिसको हम लीडर बोल सकते हैं, जिसको हम मैनेजर बोल सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इसको मैनेजर के तौर पे देख सकते हैं कि एक मैनेजर ऐसा स्कीम डेवलप करता है, ऐसा सिस्टम डेवलप करता है, एन ऑर्डरली पैटर्न, जो सिस्टमैटिक होता है। क्या होता है? सिस्टमैटिक। किस चीज का? ऑफ ग्रुप एफर्ट, ताकि सारा का सारा जो टीम है वो मिलकर के एफर्ट ले, among his subordinate and secure unity of action। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है? सबॉर्डिनेट्स का ग्रुप है जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, और ये तय करे, ये इंश्योर करे कि सब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर के एक्शन ले रहे हैं, इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस, एक पर्पस को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर किया गया काम जो एक सिस्टमैटिक वे में हो, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। आपको
मैंने पिजन्स का भी एग्जांपल दिया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जहां पर एक बहेलिया जो रहता है ना, जो बर्ड्स कैचर रहते हैं ना, तो एक जाल बिछा देते हैं, फिर कुछ पिजन्स उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें से सारे पिजन्स अपनी अपनी ताकत लगाते हैं, बट एक जो उसमें से लीडर रहता है वो बोलता है कि हम सब साथ में मिलकर के काम करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होता है। ऐसे ही है मिस्टर हेनरी फायोल। हेनरी फायोल क्या बोल रहे हैं? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज, मतलब सबसे पहले भाईचारा की बात कर रहे हैं, मिलकर काम करना है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस को, सारी एक्टिविटीज को क्या कर रहे हैं? हार्मोनाइज कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस, ताकि इसकी वजह से क्या हो, वो पर्टिकुलर सिस्टम काम करे और हमें सक्सेस की तरफ लेकर के जाए। Third definition is given by Mooney and Relly. कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली मैनेजमेंट। देखिए ये ऑर्डरली पैटर्न, ऑर्डरली मैनेजमेंट, ये वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता के साथ काम हो, सब मिलकर के एक्शन ले, इन द परसुएट ऑफ अ कॉमन गोल, ताकि एक कॉमन पर्पस जो हमारा है वो हम अचीव कर पाए। ऐसा सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करके जब काम किया जाता है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इन डेफिनेशन में सबसे जो बेस्ट और पूरक डेफिनेशन लगता है वो मैकफार्लैंड का है, बट आप कोई भी एक डेफिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Moving towards the importance part, importance of coordinating. Need for coordination arises out of the fact that different elements and efforts of an organization are to be harmonized and unified to achieve the common objective. तो जो भी एक्शन है, जो भी एक्टिविटी है, उसको हार्मोनाइज करना ताकि हम एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी डिस्कस्ड एज फॉलो। इंपॉर्टेंस के पहले एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं। आपने कई बार देखा हो ना, जो म्यूजिशियन होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा लगा है और एक जो पर्सन होता है, जो लीडर होता है ना, जो म्यूजिक का डायरेक्शन देता है, आपने देखा होगा उसके हाथ में एक छोटा सा स्टिक होता है और वो ऐसे ऐसे हैंड को फ्लो करता है ना। और क्या होता है, सामने जो म्यूजिशियन बैठे होते हैं उसमें सब अपने अपने जो टूल्स होते हैं ना उसके मास्टर होते हैं। किसी का फ्लूट होगा, किसी का वाइन होगा, किसी का ड्रम होगा, है कि नहीं, ऐसे अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, सब उसमें मास्टर हैं। तो कोई उधर अपनी खुद की एक्टिविटी दिखाने नहीं आया है। उनका गोल क्या है कि एक हमारे कोऑर्डिनेशन की वजह से एक अच्छा म्यूजिक डेवलप होना चाहिए। तो जैसे इंस्ट्रक्टर वहां पर कोऑर्डिनेट करने को बोलेगा, जिसको इंस्ट्रक्ट करेगा, उस हिसाब से वो लोग अपना वहां पर रोल प्ले करेंगे। सर सब वहां पर सिर्फ अपने गोल के लिए होंगे कि नहीं मुझको ही सबसे अच्छा बजाना है, बाकी सबके साथ मेरा तालमेल बैठे ना बैठे उसको मुझको चिंता नहीं करनी है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। विदाउट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देयर कैन नॉट बी अ गुड म्यूजिक। तो म्यूजिक के लिए अगर आपका गोल एक अच्छा म्यूजिक है तो उसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सबके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमारे पास वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वी हैव एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, तो सबके बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला है एंकरेजेस टीम स्पिरिट। कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला काम होता है भाईचारा डेवलप करना, टीम स्पिरिट डेवलप करना, एकता में शक्ति है, इस रूल को आगे लेकर के चलना। इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन है तो लोग मिलकर के काम करेंगे। देयर मे बी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ उनके बीच में मतभेद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, पॉलिसी को लेकर के, रोल को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, है ना। उनके बीच में क्या हो सकता है? मतभेद हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेज्ड। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है? इस तरीके से वर्क को अरेंज करना ताकि सबके बीच में जो डिस्प्यूट है वो कम से कम हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर दे। इट इंक्रीजेस द टीम स्पिरिट एट वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे एक एकता की भावना के साथ में, एक टीम वर्क के साथ में फिर काम होता है ड्यू टू
coordination. Number 2, gives proper direction. Gives proper direction. कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटी. क्योंकि देखो हमने प्लानिंग किया, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमने स्टाफिंग किया, लेकिन जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो हमें पता नहीं चलेगा कि स्टार्ट कहाँ करना है, एंड कहाँ करना है. क्योंकि हमें अपना एफर्ट्स सेव करना है, हमें टाइम सेव करना है, हमें कॉस्ट सेव करना है. इसके लिए सबका कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है. और कोऑर्डिनेशन में यही डिसाइड किया जाता है कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, बाद में कौन होगी और उसके बाद में कौन सी होगी. ठीक है ना. So coordination integrate departmental activities for achieving common goal of the organization. The work is arranged in a very systematic way. हमारा जो वर्क है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाता है. The interdependence of the departments give proper direction to the employee. और डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर प्रॉपर इंटीग्रेशन होगा, प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो ये प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि कब किसको क्या काम करना है. Number 3, facilitates motivation. Coordination motivates the employee to take initiative while completing their assigned task. जो काम उनको दिया गया है, वो काम के लिए इनिशिएटिव लेने के लिए कोऑर्डिनेशन मोटिवेट करता है. क्या करता है? मोटिवेट. An effective coordination increases efficiency and results into growth and prosperity. अगर आपका कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, आपकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा. एंड रिजल्ट्स इनटू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. है ना. आपको क्या मिलेगा? आपको ग्रोथ मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. अ प्रॉस्पेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स जॉब सिक्योरिटी. और अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरियस है ना, मतलब क्या होता है प्रॉस्पेरियस का मतलब उसके पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इतनी नहीं है, वो फाइनेंशियली साउंड है, और फिर उसकी वजह से एम्प्लॉय को क्या मिलता है? जॉब सिक्योरिटी, हायर इनकम, प्रमोशन एंड इंसेंटिव्स. सच मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. है ना. तो जब टीम के अंदर ये भावना रहेगी ना कि हम मिलकर के काम करेंगे, सक्सेस को अचीव करेंगे, तो हमारा जॉब भी सिक्योर होगा, इनकम भी अच्छी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा और इंसेंटिव भी मिलेगा. तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? वो मोटिवेट हो जाते हैं. तो ये कुछ मॉनिटरी बेनिफिट और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट की वजह से ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है. प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर हार्ड वर्क. पॉइंट नंबर 4, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ऑब्वियसली अगर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही अच्छा है तो जो भी रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, वेस्टेज में वो नहीं जाएगा. Managers try to integrate all the resources systematically. It helps in utilizing all available resources at its optimum level. Coordination also helps in minimize the wastage of resources and control the cost of work. तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भांडुप से घाटकोपर या घाटकोपर से भांडुप हमें कोई वस्तु को पहुंचाना है और यहाँ से कोई पर्टिकुलर स्टाफ जा रहा है, तो हम उसको ही हैंड ओवर कर दें तो हमारा कुरियर का चार्जेस बच जाएगा, है कि नहीं. तो इस तरीके से हम वेस्टेज को क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में इस तरीके का कोऑर्डिनेशन क्या लाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. पॉइंट नंबर 5, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली हम सारी एक्टिविटी किस लिए कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्या करेगा? इट विल हेल्प टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. उस ऑब्जेक्टिव को एज अर्ली एज पॉसिबल हम अचीव कर पाएंगे अगर हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन है. सो कोऑर्डिनेशन लीड्स टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, idle time of employee, delay in completion of the target, departmental dispute etc. to a great extent. तो कोऑर्डिनेशन की मदद से ये सारे प्रॉब्लम्स नलीफाई हो जाते हैं, निकल जाते हैं. इट इंश्योर्स स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन in the process of achieving the objective of the organization. ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्मूथ तरीके से वर्क करता है और जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है वो जल्दी पूरे होते हैं. पॉइंट नंबर 6, इम्प्रूव्स रिलेशन. हमने फर्स्ट पॉइंट ही देखा, इट डेवलप्स टीम स्पिरिट. और जहां पर टीम स्पिरिट डेवलप होती है ऑटोमेटिकली रिलेशन इंप्रूव होते हैं. कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन all the levels of management of an organization.
एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स ऑन फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट। सही बात है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने बताया सेल्स को इंक्रीज करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी वहां पर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी ज्यादा फाइनेंस रिलीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स डिपार्टमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, production department depends on the purchase department, and so on. Coordination helps the employee to build strong relations among them and achieve the given targets. तो कोऑर्डिनेशन की मदद से ही एम्प्लॉय के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होता है और जो टारगेट दिया गया है वो लोग अचीव कर पाते हैं। नंबर 7, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतना वेस्टेज कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और इन सब की बदौलत हमें हायर एफिशिएंसी अचीव होगा। क्या अचीव होगा? हायर एफिशिएंसी। With the help of optimum utilization of resources and effective integration of resources, the organization can achieve high returns. क्या मिल सकता है? High returns in terms of high productivity, high profitability, as well as can reduce the cost. Thus, coordination leads to higher efficiency. Number 8, improves goodwill. अब ऊपर दिए गए जितने भी बेनिफिट्स थे वो अगर हम देखें तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सही समय पर अचीव कर पाएगा, उसका वेस्टेज मिनिमम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी और इन सब की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है तो मार्केट में उसका गुडविल भी बढ़ता है। हायर सेल्स एंड हायर प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी अचीव्ड ड्यू टू सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, strong human relations and lower cost. It directly results into creating goodwill for organization in the market. It reflects on market value of shares as well as it helps in building good image in the society. Unity of direction. तो कोऑर्डिनेशन की वजह से हमें एक करेक्ट दिशा निर्देशन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय different departments. Coordination harmonizes this activity. Coordination इन सब के बीच में एक तालमेल बिठाता है, हार्मोनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है for achieving common goal of organization. Thus, coordination gives proper direction to all the departments of the organization. And last but not the least, specialization. All departments of the organizations are headed by experts in their respective field. जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उनके जो हेड होते हैं वो एक्सपर्ट्स हैं in their field. The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decision. और इसकी वजह से आप better managerial decisions ले सकते हो. It leads organization to march towards growth and success in the competitive worlds of business. और इसकी वजह से हमें स्पेशलाइजेशन मिलता है और हम ग्रोथ और सक्सेस की तरफ इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन था उसे भी फिनिश किया। टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर इन इंपॉर्टेंस पार्ट। सबसे पहले टीम स्पिरिट डेवलप होगा, सो एनकरेजेस टीम स्पिरिट। नंबर 2, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। इस प्रॉपर डायरेक्शन को आप नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके साथ भी बाद में जोड़कर देख सकते हो, ठीक है ना। सो प्रॉपर डायरेक्शन, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। 4th, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 5th, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 6th, इम्प्रूव रिलेशन। जहां पर भी टीम स्पिरिट होगा वहां पर रिलेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। 7, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। वेस्टेज कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। नंबर 8, improves goodwill. Number 9, unity of direction. And number 10, specialization. ठीक है। अपकमिंग टॉपिक इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये वर्ड कहां से आया? तो कंट्रोल से आया। अच्छा, कंट्रोल, कंट्रोल किसे करते हैं हम? जब हम चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन एक्टिविटी हमारे मुताबिक हो तो हम उसे कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है?
हम ऑब्जर्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं, यस और नो। और अगर नहीं हो रहा है तो उस एक्टिविटी में ऐसा क्या चेंज करें जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले। कैसे रिजल्ट मिले? डिजायर्ड रिजल्ट। सो व्हाट इज कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग फंक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ होने दो, प्रॉफिट मेकिंग वाला होने दो, तो कैसा भी होने दो, whether it is profit making or non profit making. Similarly, it is performed at all levels, that is top, middle and lower level. Controlling सब जगह करना पड़ता है, चाहे वो top level हो, middle level हो या lower level of management. Controlling is indispensable functions of management. आप controlling को avoid नहीं कर सकते, आप controlling को निकाल नहीं सकते। अगर management है तो वहां controlling भी होगा। The effectiveness of the planning function can be determined with the functions of controlling. तो हमारा जो प्लानिंग का डायरेक्ट एक्शन पार्ट होगा, प्लानिंग तो हमने कर लिया बट वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए जो हमें एक्शन लेना है ना, वो कंट्रोलिंग पार्ट में आता है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट साइकिल। तो जो मैनेजमेंट साइकिल है उसका मेजर पार्ट प्लानिंग और कंट्रोलिंग कवर करता है। कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ comparing the actual performance with the predetermined standard performance। तो हम यहां पर क्या करते हैं, मैं एक आपको प्रोडक्शन का एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम यहां पर शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, शूज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या है, हम एक टारगेट रखते हैं कि एक परफेक्ट शूज कितने समय में बन जाएगा। तो सपोज एक शूज को बनाने के लिए 1 आवर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो 1 आवर में 1 शू का पेयर वो रेडी होना चाहिए। तो जब कोई वर्कर वहां पर 8 आवर्स काम कर रहा है तो हम आकर के चेक करेंगे ना हाउ ही इज परफॉर्मिंग। तो हमें वहां पर 8 आवर्स के बाद कितने शूज दिखने चाहिए, वहां पे हमें 8 शूज दिखने चाहिए, ठीक है ना। अगर वहां पर 8 से कम शूज दिखाई दिए तो हम बोलेंगे कि आप इनएफिशिएंट हो, आपकी एफिशिएंसी में कमी है। और अगर 8 से ज्यादा शू पेयर्स हमें दिखाई दिए तो हम बोलेंगे कि यू आर ओवर अचीविंग, है ना, यू आर डूइंग गुड, आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। तो इन केस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कि 1 आवर में 1 शूज होना चाहिए, हम उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि होता है या नहीं होता है। और अगर नहीं हो पाता तो हम उसे मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन देंगे या कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिसके वजह से वो अपनी एक्टिविटी को और फास्ट करे, ठीक है ना। सो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इट मेजर्स डेविएशन, डेविएशन मतलब कमी, कमी कहां पर हो रही है, क्या चीज में मिस्टेक हो रही है, वो ध्यान देते हैं यहाँ पर। इट मेजर्स डेविएशन इन एनी, आइडेंटिफाइज द कॉजेस, उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं ऑफ डेविएशन, एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स, और उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा एक्शन लें जिसकी वजह से हमारा काम हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग द फ्यूचर प्लान्स आल्सो। तो कंट्रोलिंग हमें मदद करता है कि हम आगे के भी प्लान ऐसे कैसे करें कि हम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को अचीव कर पाए। एक एग्जांपल मुझे यहाँ पर याद आता है, एक बार जो एक ऑर्गेनाइजेशन था वहां पर पैकिंग का वर्क चलता था। जो एक ऑटोमेटिक जो बेल्ट होता है ना, मशीनरी, आपने कई बार देखा होगा, ये बेल्ट ऑटोमेटिकली मूव करता है मशीन्स के थ्रू, ठीक है। और इसके ऊपर से क्या जाते हैं, प्रोडक्ट्स जाते हैं, मैं बोल सकता हूँ बॉक्सेस वगैरह होंगे, ऐसे जाते होंगे, ठीक है। अब क्या था, कंपनी न्यू थी, तो कंपनी उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट था उसको न्यूज़पेपर रैपिंग करती थी। क्या करती थी, न्यूज़पेपर में रैप करती थी, ठीक है। और उसके लिए क्या थे, यहाँ पर जो पर्सन बैठा रहता था उसका ये काम था कि
वो इसको रैप करे, किसमें रैप करे, न्यूज़पेपर में। तो रैप करके उसको आगे भेजना था। तो एक जो पैकिंग होता है उसको 2 मिनट्स का समय लगना चाहिए। एक पैकिंग को मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स का समय लगना चाहिए, ऐसा उनका स्टैंडर्ड था एक बॉक्स की पैकिंग का। बट वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि एट द एंड ऑफ द डे ना पैकिंग कम हो रही है, जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और ऑब्जर्व करने के लिए रखा। तो 2 से 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया कि प्रॉब्लम किधर आ रहा है। ऐसे तो हम देखते हैं कि एक पैकिंग 2 मिनट के अंदर हो जाता है, उल्टा टाइम बचना चाहिए, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो एम्प्लॉय है, हमारे जो वर्कर हैं, ये वर्कर क्या कर रहे हैं, वो पैकिंग के दौरान कभी कभी क्या होता है, न्यूज़पेपर में कोई ऐसे आर्टिकल्स हो जाते हैं जो थोड़े इंटरेस्टिंग है, कुछ पिक्चर्स है वो देखने लगते हैं और उसमें उनका टाइम पास होता है। और इसके वजह से क्या होता है, वो समय पर पैकिंग को कंप्लीट कर पाते नहीं है, स्लो हो जाते हैं, है ना। कोई स्पोर्ट्स के सेक्शन में देखने लगा, कोई न्यूज रीड करने लगा, कोई बॉलीवुड के सेक्शन में पहुंच गया। तो ऐसी चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और न्यूज़पेपर से ही पैकिंग करना था, ये उनके पास ऑप्शन था क्योंकि उनको एकदम चीप पैकिंग करनी थी। तो यहाँ पर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया गया कि क्या करना चाहिए इस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, कि हम हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उसको हम अचीव कर पाए। तो एक पर्टिकुलर जो डायरेक्टर था उसने बोला ना कि ये वर्कर ऐसे हैं, इससे अच्छा तो इनकी आंख फोड़ देनी चाहिए, वी शुड मेक देम ब्लाइंड, वी शुड मेक देम ब्लाइंड। तो जो चेयरपर्सन था वो खुश हो गया, बोला क्या आइडिया है। तो उन्होंने बोला अरे मैं तो मजाक में बोला है तब। तो बोला नहीं नहीं, वी मस्ट हायर ब्लाइंड पर्सन, वी मस्ट हायर ब्लाइंड पर्सन। हमें जो ब्लाइंड पर्सन है, जो विजुअली हैंडीकैप है, ऐसे लोगों को पैकिंग के जॉब पे रखना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, जो विजुअली हैंडीकैप पर्सन थे उनको उन्होंने ट्रेन किया और इस जॉब पे रखा। उसके बाद से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि विजुअली हैंडीकैप है तो वो न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ेंगे नहीं, तो जो आता है उसको पैक करके वो आगे बढ़ा देते। तो इसकी वजह से 2 मिनट से भी कम टाइम में पैकिंग का एवरेज मिल रहा था। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोलिंग करने के समय हमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड टाइम के अंदर हम कैसे अपने वर्क को, गोल को अचीव कर पाए। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये चार्ट देखिए किस हिसाब से हमें दिया गया। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड, कि हम पहले एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। वो स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड हो सकता है, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेस्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल कितने आवर में कितना प्रोडक्ट को आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है और वहां पर हम टाइम को या नंबर ऑफ प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस आ रहा है। कंपेयरिंग एंड फाइंडिंग डेविएशन, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों के बीच में गैप कितना है, कमी कितनी है। एनालाइजिंग कॉजेस ऑफ डेविएशन, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कमी आ रही है, क्या मिस्टेक हो रहा है। वी विल टेक करेक्टिव एक्शन, और करेक्टिव एक्शन के बाद वी विल अटेन द स्टैंडर्ड आउटपुट। जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, सबसे पहले हमारे पास कुंट्स एंड ओडोनल है, इन्होंने कंट्रोलिंग को बताया है। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard। देखिए आपको हमेशा इसके एग्जांपल में यही दो वर्ड देखने को मिलेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों का कंपैरिजन करके हमको उसके डेविएशन को फिनिश करना है। सो मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to ensure अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्लान। दोनों के बीच में जो डेविएशन है, दोनों के बीच में, किसके दोनों के बीच में, एक है स्टैंडर्ड आउटपुट और दूसरा है एक्चुअल आउटपुट। ये दोनों के बीच में जो डेविएशन है, जो गैप है, उसको एनालिसिस करके उसको कम करना और प्लान के अकॉर्डिंग
आउटपुट को अचीव करना। डेल हेनिंग, तो डेल हेनिंग है, इन्होंने बताया है कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। जैसा हमने प्लान किया है उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट करके सेम रिजल्ट लेकर के आने को हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। फिलिप कोटलर, इनका कहना है कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। तो जो एक्चुअल रिजल्ट है हमारा, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, डिजायर्ड मतलब स्टैंडर्ड, दोनों को पास में लेकर के आना, या हम बोल सकते हैं दोनों के बीच का गैप कम करना या डेविएशन को खत्म करना। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या इंपॉर्टेंस है? अभी देखो, कंट्रोलिंग करने से सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंग टू प्लान जाएगी। आपने जो गोल सेट किया है वो अचीव हो जाएगा, तो इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, है ना। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला fulfilling goals of organization. Fulfilling goals of organization. Controlling is the function of measuring the performance at every possible stage. तो कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट स्टेज में कर दिया तो बात खत्म हो गई, हर एक स्टेज में आपको कंट्रोलिंग करना पड़ता है। फाइंडिंग आउट द डेविएशन इफ एनी एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ये तो पूरा पार्ट डेफिनेशन से उठाया गया है, मीनिंग से उठाया गया है कि हम डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लान एक्टिविटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दस इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये सब करने पर हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। Number 2, making efficient utilization of resources. Various techniques are used by managers to reduce wastage of material. अभी जहां पर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां पर एक्चुअल आउटपुट शुड बी इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, और उसके लिए हम वेस्टेज को एज मच एज पॉसिबल मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था। फॉर एग्जांपल, एक जो मोटरसाइकिल या मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो यहाँ पर 100 मोटर बाइक मैन्युफैक्चर करने के लिए 210 टायर्स, हाउ मेनी टायर्स? 210 टायर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। अब उसका मानना ऐसा है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें हम लोग मैक्स टू मैक्स जो 10 है, 10 टायर्स का नॉर्मल लॉस ले सकते हैं। मतलब टायर लगाते समय हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो और ये जो 10 टायर्स हैं उसका नुकसान पहुंच जाए, वो हमारा लॉस होगा। तो 100 मोटरसाइकिल्स के लिए 200 टायर्स का रिक्वायरमेंट है, बट नॉर्मल लॉस को भी हम कंसीडर करते हैं, कुछ टायर्स खराब हो सकते हैं। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब इसको अचीव करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम बहुत ही सावधानी से इस टायर्स को जो पर्टिकुलर रिम होता है उसके ऊपर फिट करें ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। और जो हमारा टारगेट है कि 210 टायर्स के अंदर 100 मोटरसाइकिल्स तैयार हो जाए, वो कंप्लीट हो। लेकिन अगर उससे ज्यादा टायर्स लग जाते हैं, कुछ और टायर्स खराब हो गए, तो फिर वहां पर हमारी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, है ना, और हमारा जो पर्टिकुलर रिसोर्स है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंट्रोल क्या बोलता है? कंट्रोलिंग बोलता है यही काम ही है कि वेस्टेज को मिनिमाइज करना। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड बाय मैनेजर्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड स्पॉइलेज ऑफ अदर रिसोर्सेज। स्टैंडर्ड्स आर सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस। हर एक परफॉर्मेंस के लिए आर्ली बेसिस पे या प्रोडक्ट बेसिस पे स्टैंडर्ड सेट करके रखे गए हैं। एम्प्लॉइज हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड, और एम्प्लॉय को इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। एज द इफेक्ट ऑन दिस, the resources are used by employee in the most efficient and effective manner so as to achieve organizational objective. तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में वो प्रोडक्ट का, वो रिसोर्सेस का, वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है। नंबर 3, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। टाइमली बेसिस पे आपको अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेक करना चाहिए कि क्या आपने सही स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं। An efficient control system helps manager in judging the accuracy of standard, whether they are accurate or not. For example, जैसे आपका 12th स्टैंडर्ड का
बोर्ड एग्जाम होता है, तो जो भी पेपर सेट किया जाता है वो 3 आवर्स के अंदर आपको फिनिश करना है। तो जो पर्टिकुलर पेपर सेटर है उसने ये पहले ट्राई करना चाहिए कि क्या खुद मैं ये पेपर 3 आवर्स में फिनिश कर सकता हूँ क्या। अगर मैं ये फिनिश कर सकता हूँ तो ही स्टूडेंट कर पाएंगे। गेटिंग इट। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, मेजरमेंट रखना पड़ता है। So controlling measures are flexible to some extent. So after reviewing them according to changing circumstances, अगर सिचुएशन में बदलाव हुआ, जैसे हमने कोई पर्टिकुलर टास्क ले लिया, फॉर एग्जांपल अभी मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो ट्रेन का, है ना, और हमने प्रोजेक्ट रखा था कि हमारा जो मेट्रो का वर्क है वो इन द ईयर 2022 कंप्लीट हो जाना चाहिए, सपोज ऐसा हमने रखा था। बट सिचुएशन चेंज हो गई, कोरोना आ गया, मजदूर चले गए अपने नेटिव प्लेस पे, 5-6 महीने तो टोटल लॉकडाउन होने की वजह से काम हुआ ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, हमें अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि हो सकता है प्रोजेक्ट में थोड़ा डिले होगा। दे आर रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसके लिए क्या करते हैं, उसको समय समय पर रिवाइज करते हैं, विच इज बेनिफिशियल फॉर चेकिंग परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, ताकि हम अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस को चेक कर सकें। पॉइंट नंबर 4, मोटिवेट्स एम्प्लॉय। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉयज इन एडवांस। तो भाई जो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है वो आप कभी भी छुपा के नहीं रखते हो, क्योंकि ये आपको एम्प्लॉय से अचीव करा कर लेना है, वर्कर से अचीव करा करके लेना है। तो आप उनको बता करके करते हो कि आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी है और कोई नया वर्कर नया एम्प्लॉय आया है, तो हम बोलेंगे आपको पॉलिसी कम से कम महीने में आपको 3 पॉलिसीज तो लेकर के आनी पड़ेगी। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। उससे कम हुआ तो हम आपको इनएफिशिएंट समझेंगे, उससे ज्यादा हुआ तो हम आपको एफिशिएंट पर्सन समझेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से एम्प्लॉय को आपको कम्युनिकेट करना है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ड्यू टू दिस एम्प्लॉयज गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो एम्प्लॉय को भी पता रहता है, वर्कर को पता रहता है भाई कैसे करना है, कैसे अचीव करना है, मुझे क्या यहाँ पर अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए प्रोवाइड करना है। तो परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड एंड ऑन दैट बेसिस एम्प्लॉयज आर रिवार्डेड। देखो ये भी बात है, रिवॉर्ड भी मिलता है। अगर आपने सही समय पर काम को कंप्लीट भी किया तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। बोनस के रूप में मिल सकता है, इंसेंटिव्स के रूप में मिल सकता है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, बोनस, प्रमोशन एटसेट्रा। इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल। नंबर 5, एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब सारी चीजें अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो वहां पर टाइम पास की कोई गुंजाइश नहीं बचती, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वर्कर एम्प्लॉय है उसको मालूम है मेरा परफॉर्मेंस जज होने वाला है, लोग मेरे परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करेंगे, उसको स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर करेंगे, तो मैं टाइम पास नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन किस में आ जाएगा, डिसिप्लिन में। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन। इट वर्क्स फॉर रिड्यूसिंग अनप्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। तो कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉय का अनप्रोफेशनल बिहेवियर है वो निकल जाता है। डिसिप्लिन इज मेंटेन बाय कंटिन्यूअस चेकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस बाय द सुपीरियर। सुपीरियर क्या करते हैं, टाइमली बेसिस पे उनका परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं। एंड प्रिवेंटिव एक्शंस आर टेकन टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। तो जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस को चेक करेंगे वो प्रिवेंटिव एक्शन लेते रहते हैं। जैसे अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ओवर टाइम कराने की बात, या उनका पे कट करने की बात, है ना। तो कोई भी ऐसा एक्शन लेना जिसकी वजह से हमें टाइमली बेसिस पे हमारा काम कंप्लीट करके मिले, ऐसे एक्शन सुपरवाइजर लेते हैं। नंबर 6, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन देखा, तो कंट्रोलिंग है तो कोऑर्डिनेशन ऑटोमेटिकली आएगा। Control is the function in which the role and responsibility of all department manager and the subordinates are designed clearly. तो कंट्रोल ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें सबके रूल्स, सबके एक्शंस को यहाँ पर डिफाइन किया जाता है, और यही काम कोऑर्डिनेशन में हम करते हैं। सो कोऑर्डिनेशन between them helps to find out the deviation in their respective department.
तो अपने अपने डिपार्टमेंट में क्या कमी रह गई, ये हमको कोऑर्डिनेशन के साथ मालूम पड़ेगा। एंड टू यूज रिमेडियल मेजर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है। जितना अच्छा आपका कंट्रोलिंग होगा उतना अच्छा कोऑर्डिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर, कंट्रोलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। द परफॉर्मेंस आर इवेल्युएटेड विद द स्टैंडर्ड टारगेट, बार बार स्टैंडर्ड टारगेट आपके सामने लगा रहता है, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है वर्कर के सामने, एम्प्लॉय के सामने, कि मुझको इसको अचीव करना है। The employees are very well aware that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. कि मेरा अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं हुआ तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, मुझे बोनस नहीं मिलेगा, मुझे इंसेंटिव नहीं मिलेगा, तो वो हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के पीछे भागते हैं। दिस साइकोलॉजिकल प्रेशर वर्क्स एज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर एम्प्लॉयज टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, और इसी की वजह से एम्प्लॉयज अपने बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। नंबर 8, ensures organizational efficiency and effectiveness. अभी कंट्रोलिंग होगा तो टाइमली बेसिस पे सुपरविजन होगा, इवेल्युएशन होगा, और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। फैक्टर्स ऑफ कंट्रोल इंक्लूड मेकिंग मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटिंग देम फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीविंग डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. पॉइंट नंबर 9, बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। ऐसा ही एक पॉइंट था गुडविल का, है ना, उसी को यहाँ पर कन्वर्ट करके बोला गया है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम डेविएशन इन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस रिजल्ट्स इनटू प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जितना कम गैप होगा, जितना कम डेविएशन होगा, ऑटोमेटिकली बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, ग्रो करेगा। इट कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कंट्रोल, और ये कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर कंट्रोल रखा तभी ये अचीवेबल है। दिस बिल्ड्स द गुड कॉर्पोरेट इमेज, ऑटोमेटिकली बिजनेस का गुडविल क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्ट्स एज अ गाइड। तो ये एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, गाइड करता है। कंट्रोलिंग फंक्शंस प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मैनेजर्स एज वेल एज सबऑर्डिनेट्स वर्क अकॉर्डिंग टू इट। तो जो मैनेजर है या सबऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। व्हेनेवर नेसेसरी दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स एंड कैन अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। तो वो स्टैंडर्ड को देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे ट्राई टू अचीव द स्टैंडर्ड आउटपुट। Thus controlling function acts as a guide for everyone. तो ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, ये जो स्टैंडर्ड्स है, ये हमारे लिए गाइडिंग फैक्टर बनकर के काम करते हैं कि हमको क्या अचीव करना है। The steps taken for controlling an activity guide the management while planning at future activity. तो इनका जो स्टेप है कंट्रोलिंग का, इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए गाइडिंग रोल यहाँ पर मिल जाता है, जिसको फॉलो करते हुए वो फ्यूचर एक्टिविटीज को भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, एक एक करके सबको फिनिश किया। एंड एट द लास्ट इट वाज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमने देखा, ज्यादातर बात हमारी हुई कि जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ में उसको मैच करना है। तो उसमें इंपॉर्टेंस में सबसे पहला पॉइंट था फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। थर्ड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। फोर्थ, मोटिवेट्स एम्प्लॉय। नंबर 5, ensures order and discipline. Number 6, facilitate coordination. Number 7, psychological pressure. Number 8, ensures organizational efficiency and effectiveness. Number 9, builds good corporate image, goodwill भी आप बोल सकते हैं, and at the last act as a guide for management and subordinates. ठीक है, so here we have completed with the whole chapter. इसके आगे आपको देखने को मिलता है distinguish between all the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. तो ये डिस्टिंग्विश करने पर आपके सारे मेजर पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ये एक रिवीजन के जैसा है, रिकैप के जैसा है। अगर आपने डिस्टिंग्विश अच्छे से बाय हार्ट कर लिया
तो आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं, आप लॉन्ग आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।